हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज एंड एंटी मॉक टेस्ट की सीरीज का पार्ट 19 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी, सभी को ज़रूर देखिएगा क्योंकि सभी में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। सभी सेक्शंस को हम लेके यहाँ पर चलते हैं मॉक टेस्ट में, तो सभी सेक्शन से एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ न्यूमिस्मैटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। पुस्तक का नाम है ये न्यूमिस्मैटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके ऑथर कौन है आपको बताना है। ओसी हांडा, एम एस गिल, एस एस नेगी या फिर पी एल गुप्ता। तो न्यूमिस्मैटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम का ये पार्ट बन चुकी है। तो इसके राइटर हैं पी एल गुप्ता। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पी एल गुप्ता के द्वारा जो है न्यूमिस्मैटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश नामक पुस्तक लिखी गई है। अब अदर जो है यहाँ पर आपके राइटर दिए गए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ओसी हांडा की हम यहाँ पर बात करें तो ओसी हांडा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, वो है आपकी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन एचपी। और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के साथ साथ इनके द्वारा एक और इम्पॉर्टेंट पुस्तक भी लिखी गई है, हिमालय की कला एवं साहित्य। तो ये दो पुस्तकें इंपॉर्टेंट है ओसी हांडा की। एम एस गिल की बात करें तो एम एस गिल के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो है आपकी कौन सी, हिमालय का आश्चर्य स्थल लाहौल स्पीति। ये पुस्तक जो है हिमालय का आश्चर्य स्थल लाहौल स्पीति, ये एम एस गिल के द्वारा लिखी गई है। एस एस नेगी, शरद सिंह नेगी इनका पूरा नाम है, और इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है हिमालय पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएं। ये आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, चलिए आप एक आंसर दीजिए। एक बुक है आपकी पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे के राइटर कौन है, ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following state where mass nesting of endangered olive ridley turtle take place was given marine sanctuary status। अब एक स्टेट में जो है आपको बताना है कि किस स्टेट के एक प्लेस को जो है वो मैरीन सेंचुरी का स्टेटस दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है ऑलिव रैडले टर्टल जो है उनकी नेस्टिंग होती है। ये इंडेंजर्ड कैटेगरी के ऑलिव है, आपके ऑलिव टर्टल्स हैं इंडेंजर्ड कैटेगरी के, और मास नेस्टिंग इनके द्वारा की जाती है इस प्लेस में। और इस प्लेस को जो है आपका मैरीन सेंचुरी का स्टेटस दिया गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर केरला। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ओडिशा के कहाँ पर? ओडिशा के गिर माथा बीच में जो है वो जो आपके इंडेंजर्ड ऑलिव रेडले टर्टल्स हैं उनके द्वारा मास नेस्टिंग की जाती है। तो इस प्लेस को क्या किया गया है कि मैरीन सेंचुरी स्टेटस दिया गया था। कब? 1997 में गिर माथा बीच जो कि ओडिशा में स्थित है, वर मास नेस्टिंग ऑफ द इंडेंजर्ड ऑलिव रेडले टर्टल टेक प्लेस was given marine sanctuary status in 1997. All the species of sea turtles in the coastal water or the Odisha are listed as vulnerable in the IUCN Red Data Book. The sea turtles are protected under the Migratory Species Convention and CITES, Convention of the International Trade on Wildlife Flora and Fauna. यहाँ से आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो आपकी गिर माथा बीच है इसे मैरीन सेंचुरी स्टेटस दिया गया था 1997 में, क्योंकि यहाँ पर जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं ऑलिव रेडलेट टर्टल की इनके द्वारा मास नेस्टिंग की जाती है। और जो आपके सभी स्पीशीज़ है सी टर्टल्स के इन कोस्टल वाटर ऑफ उड़ीसा, ये लिस्टेड है एज वर्ल्नरेबल इन द IUCN रेड डाटा बुक। सेकंड थिंग एंड थर्ड आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर साइट्स की फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है कि साइट्स की फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फाउना, ये साइट्स की फुल फॉर्म है। और सी टर्टल्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड है अंडर द माइग्रेटरी स्पीशीज कन्वेंशन और साइट्स। ठीक है, ये सभी बातें आपको इससे ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड इनिशिएटेड द मैगजीन बंगाल गैजेट। मैगजीन है आपकी बंगाल गैजेट, आपको बताना है किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। जेम्स अगस्टस हिक्की, हेनरी लाउस विविन डेरिजियो या फिर आर विलियमसन या जेएस बकिंगम। तो राइट आंसर है आपका जे हिक्की, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा जो है मैगजीन बंगाल गैजेट की शुरुआत की गई थी। और ये शुरुआत की गई थी 1980 में कलकत्ता में। बंगाल गैजेट वाज स्टार्टेड इन 1980 इन कलकत्ता बाय जेम्स अगस्टस हिक्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला और द मालाबार अपराइजिंग
विच वाज एन आर्म्ड रिबेलियन वाज अगेंस्ट। मोपला और मालावाल अपराइजिंग के बारे में आपने सुना होगा, ये एक आर्म्ड रिबेलियन था। आपको बताना है कि किसके अगेंस्ट किया गया था। इनिशिएटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी एंड हिंदूज, इनिशिएटेड अगेंस्ट द हिंदू लैंड लॉज, और द इनिशिएटेड टू सिक्योर द राइट्स एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द अनटचेबल, और इनिशिएटेड फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल चिल्ड्रन। तो मोपला और मालाबार अपराइजिंग्स जो थे ये स्टार्ट किए गए थे अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी एंड हिंदूज। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ब्रिटिश अथॉरिटीज के भी अगेंस्ट था और हिंदूज के भी अगेंस्ट था। जो आपका मोपला मालाबार अपराइजिंग थी, एक आर्म्ड रिबेलियन थी, ठीक है, ये अगेंस्ट था, इनिशिएटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी एंड हिंदूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ environment and safeguarding of forests and wildlife are found in the Constitution of India। तो भारत के संविधान में आपको बताना है कि किस पार्ट के अंदर, या फिर आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं डीपीएसपी का या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज का, इनमें से किस में जो है वो प्रोविजन दिए गए हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर दिए गए हैं? ओनली इन डीपीएसपी, ओनली इन फंडामेंटल ड्यूटीज, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, ए एंड बी बोथ। डीपीएसपी में भी प्रोविजन है किसका? प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करने के प्रोविजन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं इसमें भी दिए गए हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी दिए गए हैं। इसे हम डिटेल में यहाँ पर देखते हैं। अंडर आर्टिकल 36 और 51 की बात करें, आर्टिकल 36 और 51 से लेकर अंडर पार्ट 4, ये पार्ट 4 में आते हैं, ठीक है, कौन से? डीपीएसपी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, अंडर आर्टिकल 36 टू 51 में आते हैं, ठीक है। दे आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से कॉपी किए गए थे? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसी पार्ट 4 के अंडर जो है आर्टिकल 48A में क्या कहा गया है, क्या प्रोविजन दिया गया है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो आर्टिकल 48A विच इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी, तो डीपीएसपी में इसका प्रोविजन दिया गया है अंडर द आर्टिकल 48A। देन बात करें 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 की, इसमें क्या किया गया था कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो है 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। और स्वर्ण सिंह कमेटी को आपको ध्यान में रखना है, 1976 की कमेटी थी स्वर्ण सिंह कमेटी, इसी ने रिकमेंड की थी फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। और जो आपकी 11th थी वो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर जो है वो ऐड की गई थी। और इसी के अंदर जो आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसमें 7th ड्यूटी क्या कहती है? प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसका प्रोविजन दिया गया है। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी में? 7th फंडामेंटल ड्यूटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलिनाइजेशन अकर्स व्हेन द इरिगेशन वाटर accumulated in the soil evaporate leaving behind salts and minerals. What are the effect of salinization on the irrigated land? अब यहाँ पर आपको सिंपली बताया गया है कि salinization occurs when the irrigation water accumulated in the soil evaporates and leaving behind the salts and minerals। आपको बताना है कि जो irrigated land होता है उसके ऊपर salinization का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? It makes some soil impermeable बना देती है सॉइल को। अब impermeable क्या होता है? यानी अपारगम्य, impermeable, जिसमें से जो है वो आपके जो लिक्विड्स होते हैं वो पास नहीं हो सकते, वो आपके इम्प्रेबल कहलाते हैं, ठीक है। तो सॉइल्स को ये क्या बना देते हैं? इम्प्रेबल बना देते हैं। सैलिनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये इरिगेटेड लैंड को इम्प्रेबल, इसमें सॉइल्स को, कुछ सॉइल्स को इम्प्रेबल बना देता है। इम्प्रेबल का आपको ध्यान में रखना, अपारगम्य, जिसमें से कि कुछ एक लिक्विड्स और केमिकल्स जो हैं वो पार नहीं हो सकते, यानी उनको क्रॉस करके नहीं जा पाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द डायमेंशन ऑफ न्यूली लॉन्च्ड RS500 करेंसी नोट इज। तो जो आपका न्यूली लॉन्च किया गया 500 का नोट, उस करेंसी नोट का डायमेंशन क्या है आपको बताना है। डायमेंशन क्या है? 150 mm टू 66 mm, 156 टू 89, 178 टू 56 या फिर 178 टू 85। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए,
150 mm इंटू 150 इंटू 66 mm जो है इसका डायमेंशन, किसका, जो 500 का नया नोट जारी किया गया है। इसके बारे में अदर डिटेल्स आपको ध्यान में रखनी है। जो आपका न्यूली करेंसी नोट है 500 का एक करेंसी नोट है, डायमेंशन है 150 mm इंटू 66 mm, और इट हैज़ अ पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी ऑन द ऑब्वर्स साइड, और उसके रिवर्स साइड में क्या है, मोटिव ऑफ रेड फोर्ट जो है वो प्रेजेंट है ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द नोट अलॉन्ग विद द लोगो एंड टैगलाइन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। और इसका कलर क्या है, स्टोन ग्रे कलर का है ये नोट। आपको ये ध्यान में रखना है, मेनली इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, तो डायमेंशन आपको ध्यान में रखना है 150 mm इंटू 66 mm इसका डायमेंशन है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द रोलिंग प्लान स्टार्टेड इन इंडिया। इंडिया में रोलिंग प्लान जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1978 में, 1974 में, 1980 में, या फिर 1985 में। तो राइट आंसर आपका 1978 में जो है रोलिंग प्लान एक्चुअली में स्टार्ट हुआ था। इसका कंसेप्ट पहले ही आ चुका था, लेकिन जनता गवर्नमेंट, जो आपकी जनता दल गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा जो है 6th 5 ईयर प्लान को स्टार्ट किया गया और उसे रोलिंग प्लान कहा गया था। ठीक है, इसके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। मेनली आपको ध्यान में रखना है, स्टार्ट हुआ था 1978 में। रोलिंग प्लान का जो कंसेप्ट था ये कॉइन किया गया था बाय गुनार मार्डल। गुनार मार्डल के द्वारा जो है ये कंसेप्ट स्टार्ट किया गया था, लेकिन ये रिजेक्ट किया गया था बाय द नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट। नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया जब वो पावर में आई 1980 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जब जनता गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो 5th 5 ईयर प्लान को टर्मिनेट किया गया था। जो 5th 5 ईयर प्लान था 1977 टू 78 रहा था और टर्मिनेट कर दिया गया था जनता गवर्नमेंट के द्वारा, और उन्होंने जो है अपना एक 6th 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था इनके द्वारा फॉर द पीरियड ऑफ 1978 टू 83, और इसे कहा था रोलिंग प्लान। जबकि बाद में जब नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो 1980 में जो है वो रोलिंग प्लान के आइडिया को जो है प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया था, इस रोलिंग प्लान कंसेप्ट को। ठीक है, तो रोलिंग प्लान जो था इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, 1978 में। आपको ध्यान में रखना है, जनता गवर्नमेंट के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल का टारगेट हमारा नेक्स्ट 5K सब्सक्राइबर्स का है, तो इसे जल्दी से पूरा प्लीज़ करवा दीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा सभी अपने दोस्तों के साथ, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ताकि सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स वो हमारे साथ जुड़ सकें। तो मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।